बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 27 जो आज हम बेटा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसका टाइटल है वाटर पॉल्यूशन। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है। अगर वाटर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाए या वाटर में पॉल्यूटेंट आ जाएं तो वो वाटर ना पीने के काबिल रहता है न किसी इस्तेमाल के काबिल रहता है। वाटर जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि बहुत सारे जो एंजाइम हैं एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं, और हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है। और मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और एंजाइम कब फंक्शन परफॉर्म करेंगे? जब वहाँ वाटर मौजूद होगा। और वाटर की क्वालिटी प्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्योरिटी मेंटेन करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग उनकी एक्टिविटी से वाटर पॉल्यूट होता जा रहा है और वाटर की पॉल्यूशन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और पानी पीने के काबिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके हमें क्या इकदामात हमें करने चाहिए ताकि हम वाटर पॉल्यूशन से बचा सके। ह्यूमन एक्टिविटी is the main cause of pollution of canals, streams, lakes, rivers, and even seawater. This polluted water affects the living organism in it. जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह रहे हैं उन पर ये बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, and directly or indirectly also on humans, और इंसान पर भी बुरी तरह असरअंदाज होता है। अब देखते हैं बेटा ये हैं कि मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हैं। तो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर नंबर 1 सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। बेटा जो हमारे घरों का पानी इस्तेमाल शुदा होता है उसे सीवेज कहते हैं, उसे हम इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के हम उसे सीवरेज में डाल देते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं और वो फिर टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो सीवेज वाटर contain harmful bacteria and poisonous chemicals. बेटा ये certain bacteria cause diseases like typhoid and cholera when they get into the human intestine. Untreated sewage must not be emptied into rivers. यानी उसे हमें रिवर में नहीं डालना चाहिए जो अनट्रीटेड सीवेज है, हमें उसे पहले ट्रीट करना चाहिए, उससे पोल्यूटेंट और ख़ासतौर पे बैक्टीरिया वगैरह उनको रिमूव करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह बेटा सेकंड जो सोर्स है वो ऑयल एंड डिटर्जेंट्स हैं। ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी हैज़ बिकम ए फेमिलियर इवेंट टू किल लाइफ इन वाटर, particularly life dependent on aquatic producers and consumer of other labels. उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उनको किल करते जा रहे हैं, खासतौर पे प्रेजेंस ऑफ ऑयल की वजह से। वेरियस डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट क्या है बेटा? ऐसे केमिकल हैं जिनसे हम अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, इनको हम डिटर्जेंट कहते हैं। आल्सो एंटर द वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज टू पॉल्यूट इट, और वाटर पॉल्यूट हो गया विद वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स। सम डिटर्जेंट कंटेन ए लॉट ऑफ फास्फेट, उसमें बहुत ज़्यादा फास्फेट मौजूद होता है, फास्फेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, और हम जानते हैं कि जब वाटर में फास्फेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उस जगह पर ख़ास तौर पे जो एल्गी है जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, और जब ग्रोथ इंक्रीज होगी तो वो एक किस्म की थिक लेयर बना देंगे ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जिसे हम वाटर वॉल्यूम कहते हैं। अब बेटा जो फास्फेट है जिसमें बहुत ज़्यादा फास्फेट मौजूद है जिस वाटर के अंदर, दिस इज नॉट रिमूव्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट। अब इस फास्फेट को अगर रिमूव नहीं किया गया एंड इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, अगर रिवर में डिस्चार्ज हो गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फेट इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अब बेटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की जब ग्रोथ बढ़ जाएगी
इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिचनेस हो गई है न्यूट्रिएंट्स की वहां पर, और वहां पर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खासतौर पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, और एल्गी की वहां पर एक थिक सकम लेयर बन चुकी है जिसे वाटर वॉल्यूम कहेंगे। दिस में अफेक्ट द force of that aquatic reservoir. This is the natural process of extensive enrichment of water with nutrients by which large amount of living organic matter grows in the water. यानी वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली जो माइक्रोस्कोपिक एल्जी हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। वजह यह है कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट हो चुकी है वाटर के अंदर। Lakes slowly develop large concentration of aquatic plant life, which eventually decays, जो आहिस्ता आहिस्ता डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो human activities have speeded up this natural process of eutrophication. अब बेटा कैसे स्पीड अप किया इस प्रोसेस को इंसान की एक्टिविटी ने? बाय एडिंग मिनरल्स, उसने मिनरल ऐड कर दिए, एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज देन नेचर वुड प्रोवाइड, बनस्बत किसके? जो नेचर ने प्रोवाइड करने थे। एज एस्क्रीटा, फास्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर, एंड नाइट्रेट्स एंड फास्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के यूज से वहां पर फास्फेट बढ़ गए हैं, नाइट्रेट्स भी बढ़ गए हैं वाटर के अंदर। इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गई, जिससे क्या हुआ? यूट्रोफिकेशन हो गई, जिसे हम एल्गल वॉल्यूम भी कहते हैं बेटा। Vast quantities of algae feed करेगी बेटा, and reproduce on these nutrients, causing the water to turn green with algal volume. यानी rapid production या rapid reproduction of algae is called water volume कहते हैं। The dead algae also decomposed by aerobic bacteria. अब बेटा वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया वहां मौजूद है, वो डिकम्पोज कर रहे हैं डेड एल्गी को, which deplete the water oxygen, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व थी उसकी क्वांटिटी को भी उन्होंने कम कर दिया है, causing death of aquatic animal through lack of oxygen, क्योंकि वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल मौजूद थे उन्हें अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन लेक्स के अंदर जहां पर यूट्रोफिकेशन हो चुकी है, एल्गल वॉल्यूम बन चुके हैं, और डेड एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल की डेथ होना शुरू हो गई। इट अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर, बोथ डिवेलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल। इससे क्या होगा बेटा? अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी और अनप्लेजेंट कलर डिवेलप हो जाएगा वाटर के अंदर। इसी तरह बेटा एक और सोर्स है जिसे हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस कहते हैं, जो वाटर पोल्यूशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। आइए देखते हैं बेटा। द केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कंप्राइजेस सब्सटेंस कॉल्ड इफ्लुएंट्स कहते हैं, यानी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से खारिज शुदा मवाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहलाता है। फैक्ट्रीज समटाइम टर्न वाटरवेज इनटू ओपन सीवर, ओपन सीवर में अपने वाटर वेस्ट वाटर को डाल देते हैं, by dumping oil, toxic chemical and other harmful liquids called effluent into them. They either kill the microorganisms that pollute the water or inhibit their growth. अब ये केमिकल बेटा वाटर को पोल्यूट कर देगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहां पर ग्रोथ को रोक देगा। इस तरह बेटा इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए केमिकल यूज होते हैं उन्हें हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इसी तरह बेटा बहुत सारे हर्ब्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं उन्हें हम हर्बिसाइड कहते हैं। और फिर हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि हमें प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर हो सके, क्योंकि फर्टिलाइजर दरअसल आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड केमिकल कंपाउंड है विच आर नीडेड बाय द plants to grow. But agrochemicals are used in agriculture. They are commonly called pesticides and fertilizers. Monoculture. अब monoculture का मीनिंग यहाँ पर बेटा क्या है? Population of only one species. For example, wheat. यानी हम गंदम ही उगाते रहें,
उससे नुकसान क्या होगा? सपोज कि गंदम को मैग्नीशियम आयन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो जब बार बार हम एक ही ज़मीन पर एक ही फील्ड में गंदम उगाते रहेंगे तो वहाँ पर मैग्नीशियम की, उस सॉइल में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें रोटेशन करनी चाहिए, हमें मोनोकल्चर नहीं करना चाहिए। तो मोनोकल्चर बेटा विद डेंस पॉपुलेशन आर वेरी ससेप्टिबल टू अटैक बाय इंसेक्ट और स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीजेस। डिजीज का, वहाँ फंगल डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। टू कम्बेट देयर थ्रेट पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फंजीसाइड यूज करते हैं। अब व्हाट इज पेस्टिसाइड बेटा? ए पेस्टिसाइड इज ए केमिकल which destroy agricultural pests or competitors. Pesticide in food. Pesticide are inevitably poisonous है in order to kill the pest. Many items of our food contain small amount of residual pesticide. यानी वो पेस्टिसाइड जो फूड के साथ अटैच रही उसे रेजिडुअल पेस्टिसाइड कहेंगे। तो सम ऑफ दीज आर सस्पेक्टेड फॉर काजिंग कैंसर। ये ख्याल किया जा रहा है कि ये पेस्टिसाइड जो केमिकल कंपाउंड है ये हमारी बॉडी में जब इंजेस्ट हो जाएंगे, अक्यूमुलेट होंगे और वहाँ पर कैंसर काज करेंगे एंड अदर डिसऑर्डर्स। बट वेदर दे डू सो इन द वेरी लो डोज में दैट वी इंजेस्ट इज नॉट सर्टेन। इसका यकीन नहीं है कि अगर ये लो क्वांटिटी में है तो फिर ये कोई साइड इफेक्ट करे, इसके बारे में भी मालूम नहीं है। सम साइंटिस्ट थिंक दे थिंक उनका ख्याल ये है बेटा, क्या ख्याल है? द लेवल्स आर सो लो, इतने कम है एज टू बी नेग्लिजिबल। अब बेटा देखें, पीलिंग एप्पल्स, एप्पल का छिलका उतारना, एंड पोटैटोज रिमूव मोस्ट ऑफ द सरफेस पेस्टिसाइड्स बट देयर इज नॉट मच यू कैन डू टू डू रिड्यूस, लेकिन उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। द यूज एंड क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। इसी तरह बेटा फर्टिलाइजर, मैन मूव्स केमिकल एलिमेंट्स and minerals into ecosystem from concentrated natural deposit for use as inorganic fertilizer or metal sources from mineral ores. Many of these chemical elements leave the ecosystem by being leached from the land and drained into the rivers. Fertilizer are the chemical substances beta used to add additional nutrient to the soil to increase its fertility. अब बेटा देखना ये चाहते हैं कि अब ये जो पेस्टिसाइड हमने यूज़ किए या फर्टिलाइज़र यूज़ की या हर्बिसाइड यूज़ की है तो इससे नुकसान क्या है बेटा, हमारी हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन से डिजीज़ हमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि नॉर्मल हेल्थ किसे कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज़ नॉर्मल हेल्थ। द स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस इज नोन एज नॉर्मल हेल्थ, whereas disease may refer to the departure from normal or steady internal state through structural or functional disorder of the body. हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात कर रही है, क्लासिफिकेशन एंड काजेज ऑफ डिजीजेस। द मेन टाइप्स एंड काजेज ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन आर गिवन इन द टेबल। बेटा ये टेबल दिया गया है, ये सीरियल नंबर का कॉलम है बेटा, यहाँ पर बताया गया काजेज ऑफ डिजीजेस और फिर उनका बेटा नेम ऑफ डिजीज क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है बेटा। बेटा यहाँ पर जेनेटिक और हेरिटेबल और कॉन्जेनिटल डिजीजेस। कॉन्जेनिटल जो पैदाइशी तौर पर डिजीज किसी इंसान में मौजूद हो उन्हें हम कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। बेटा वो डिजीज कौन कौन सी हैं? हीमोफीलिया यानी ब्लड जो है फेल टू क्लॉट एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। इस तरह डाउन सिंड्रोम्स हैं, टर्नर सिंड्रोम्स हैं, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। इन्फेक्शन और पैथोजेनिक और पैरासिटिक डिजीज है बेटा, डिजीजेस ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स, जैसे डिप्थीरिया है, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, गोनोरोहा। इसी तरह बेटा एड्स वगैरह ये डिजीज है जो इन्फेक्शन काज करते हैं ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से।
अब बेटा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं बेटा यहाँ पर, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा में कोई कमी आ गई है, जैसे स्कर्वी डिजीज़ है, बेरी है, एनीमिया, ग्वाइटर है बेटा। इस तरह मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है बेटा, शुगर जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्रिटिनिज्म है एंड ग्वाइटर है बेटा। फिजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी एंड एक्सीडेंट या हीट या कोल्ड या रेडिएशन की वजह से ये डिजीज हो जाती हैं। केमिकल कॉजेज क्या बेटा, ड्रग एब्यूज, ड्रग का बेहद इस्तेमाल करना है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, पॉइजनिंग है, एजिंग एंड डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस है, इसमें बेटा मेंटल इलनेस है जैसे अल्जाइमर डिजीज है बेटा। ये सब के सब डिजीज जो है बेटा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से होते हैं। लिहाजा हमें एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को मिनिमाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।